गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय युवा साथियों, आज हम निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं या जो फंक्शंस हैं उस पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको कहा था, जो मैंने शुरू किया था बिंदु उसको आगे बढ़ाऊंगा और कुछ नए पॉइंट और लूँगा। बिंदु ये चल रहा था कि निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य कौन से हैं, और जहां हमने कल बात छोड़ी थी वो ये थी कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, आप अंदाज लगाइए कितना महत्वपूर्ण कार्य रहा होगा कि भारत के राज्य अभी पूरी तरह बने नहीं हैं। ठीक है, हम आज़ाद हो गए 1947 में, संविधान निर्माण का कार्य रुका था शुरुआत में, जब मुस्लिम लीग ने फिर बहिष्कार किया, अलग पाकिस्तान की मांग उठी, वो कुछ समय के लिए ब्रेक आया, फिर बनना शुरू हुआ। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू भी हो गया। लेकिन इसके दौरान कई चीज़ें समस्या के रूप में खड़ी थीं। पटेल ने बड़ी खूबी से, बड़ी क्षमताओं के साथ देशी रियासतों का एकीकरण भी कर दिया। लेकिन इन सारे कारणों के बीच में एक चीज़ की तरफ पॉलिटिकल साइंस का विद्वान साथी होने के नाते आपका ध्यान जाना चाहिए, और वो ये है कि जब संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया गया है तो ये संसदीय लोकतंत्र में निर्वाचन क्षेत्रों का बनाया जाना, निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कैसे होगी। हालांकि देखिए, निर्वाचन आयोग संविधान लागू होने से एक दिन पहले बना दिया गया, यानी 25 जनवरी 1950 को। यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन इसके बाद निर्वाचन के प्रबंधन, निर्वाचन के नियंत्रण, निर्देशन के अधिकार भी भारत की संविधान सभा ने निर्वाचन आयोग को दिए। यहाँ भी ठीक है, कोई ऐतराज़ वाली बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अब इस कार्य को संपन्न कैसे किया जाए। आप ये समझिए कि ये स्थिति ठीक वैसी है कि आपके पास मकान का पूरा नक्शा तो है, लेकिन आपके पास ज़मीन नहीं है, और वो ज़मीन आपको बनानी है, तैयार करनी है। चुनाव कहाँ कराएंगे? चलिए, राज्य के 4 तत्वों में से जनसंख्या आपके पास है, निर्वाचन आयोग ये तय कर लेगा, जैसा कि तय किया गया जनप्रतिनिधि अधिनियम के द्वारा कि भाई 21 वर्ष से जो अधिक आयु के व्यक्ति हैं वो मतदान के अधिकारी होंगे, चुनाव में खड़े हो मतदान कर सकते हैं। लड़ने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो भी तय कर दी गई। लेकिन अब इसको सूचीबद्ध कर कर क्रियान्वित कैसे किया जाए, आसान काम नहीं है। तो ये जो पहला कार्य जो मैं आपको बता रहा हूं, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था, और संविधान में इसके लिए प्रावधान ये किया गया कि एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो कार्य करेगा। इसका गठन या रचना कुछ यूं होगी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो इसका अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष कहते हैं इसको, यानी जो पद बनेगा। जैसे आप देखिए, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होता है। अब नीति आयोग बन गया है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समय के हों। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। बाकी मेंबर्स जो होते हैं उनके तरीके अलग होते हैं। वैसे ही भारत के निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वो इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हो सकते हैं, वो मेंबर होंगे। 2 से 7 मेंबर राज्यों से लिए जा सकते हैं। ये जो मेंबर राज्यों से लिए जाएंगे, राज्यों की विधानमंडलों से या संसद में जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं, इसका आशय ये है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में उस राज्य से निर्वाचित होकर गए हैं वो इसके मेंबर हो सकते हैं। ये एक बड़ा डेमोक्रेटिक मूव है, एक बड़ा लोकतांत्रिक कदम था, ताकि ऐसा ना हो कि लगे कि दल इसमें गड़बड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। खासतौर से आप ध्यान रखें, एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति है उस वक्त, और उसमें क्या नहीं हो सकता था। लेकिन संविधान सभा के सदस्यों ने, और उसके बाद जो अंतरिम सरकार थी, यानी 1947 से 1952 तक,
उसने इन बातों का खास ध्यान रखा और इनको तवज्जो दी। अब ये जो परिसीमन आयोग है, ध्यान रखिएगा, एक मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूँ, हमेशा आपके ज़हन में रहे। भारत की जनगणना होती है प्रत्येक 10 साल के बाद। 2011 में हुई, 2021 में अभी कार्रवाई जारी है, होगी, और उसके बाद 31 में हमारे यहाँ पर ये फिगर रखा गया है कि जो ये एक का अंक आता है, 2001 में हुई, उसके बाद 2011 में हुई, 2021 में हुई। तो जैसे ही जनगणना होगी, तो जनगणना के आंकड़े आने के बाद परिसीमन आयोग एक्टिव हो जाता है और अपना कार्य प्रारंभ करता है, ताकि निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें इस मुद्दे पर कोई बाधा ना आए। ये जो आयोग है ये जन सुनवाई करता है, बात करता है, पर ध्यान रखिएगा इसका निर्णय अंतिम होता है। परिसीमन आयोग के निर्णय पर कोई भी सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। अगला बिंदु, मतदाता सूचियां तैयार करना। देखिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बेहद महत्वपूर्ण। अभी आप देख रहे होंगे कि आप सभी, मैं समझता हूँ, 18 वर्ष के हो गए हैं या होने वाले होंगे। एक तो होमवर्क ये कीजिएगा कि आपका जो वोटर आईडी है वो बनेगा और मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ेगा। इसका एक फॉर्म आता है, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो कॉलेज में पूछिएगा, और अगर कॉलेज में ना हो तो जो आप जहाँ भी आप निवास करते हैं वहाँ जहाँ आपका ऑफिस होता है, कलेक्ट्रेट का या एडीएम का या किसी और का, वहाँ आप जाएंगे तो वो आपको एक फॉर्म देगा जहाँ आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट की कॉपी और 2-4 डॉक्यूमेंट और कुछ, आपका फोटोग्राफ, आपका एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, और वो आपको वहाँ पर एक फॉर्म भरवाएंगे और मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज हो जाएगा और आपका वोटर आईडी बन जाएगा। बहुत ज़रूरी काम है, ज़रूर करा लीजिएगा। अब इससे जोड़िए इसको मतदाता सूची का निर्माण। देखिए, संसदीय लोकतंत्र है, बहुदलीय व्यवस्था है, जीतने के लिए उम्मीदवार क्या नहीं कर सकते और इस देश में क्या क्या नहीं हुआ है। लेकिन निर्वाचन आयोग को अपनी निष्पक्षता और अपनी विश्वसनीयता दोनों कायम रखनी है, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस काम को पूरी ईमानदारी से किया जाए। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि निर्वाचन आयोग के पास अपना कोई कार्यालय नहीं होता, इनके पास अधीनस्थ कर्मचारी नहीं है। लेकिन हाँ, जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 था, उसमें ये प्रावधान किए गए थे कि राज्य और केंद्र सरकार निर्वाचन आयोग यदि उनसे किसी सहायता की मांग करता है, चाहे वो कर्मचारियों के रूप में हो या किसी और रूप में, तो वो इसमें मदद करने से इनकार नहीं कर सकते, उन्हें करनी होगी। ठीक वैसे ही आप देखिएगा, अक्सर आपको दिखेगा फलाना जगह कैंप लगा है, निर्वाचन कार्ड बन रहे हैं, निर्वाचन नामावलियाँ ठीक की जा रही हैं। यदि आपके यहाँ कोई प्लस माइनस हो, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, जैसे कोई नहीं रहा या घर में कोई शादी ब्याह हुआ, कोई लड़की बाहर से आई आपके घर में, अब उसका जो तरीका है वो ये है कि उनका उस राशन कार्ड से नाम कटेगा और यहाँ जुड़ेगा, एक मेंबर यहाँ बढ़ेगा, एक वहाँ कम होगा जहाँ उनका अपना घर है। इससे आप अंदाज लगाएं कि प्रक्रिया कितनी बारीक है, कितनी महत्वपूर्ण है। अक्सर आपको उसमें सरकारी कर्मचारी, बीएलओ, स्कूल के शिक्षक ये काम करते दिखेंगे, जो ये सर्वे करते हैं कि निर्वाचन की जो नामावलियाँ हैं वो ठीक से बने। और ये कार्य क्योंकि निर्वाचन आयोग का है, इसलिए इसमें विशेष गुणवत्ता और तटस्थता की आवश्यकता होती है, और ये काम निर्वाचन आयोग के अति महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य माना जाता है। अगला कार्य ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता प्रदान करना। देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें राजनीतिक दल कई किस्म के होते हैं। पहले तो नाम से ही स्पष्ट है, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त। याद रखिएगा, राजनीतिक दल गैर मान्यता प्राप्त भी हो सकते हैं। ये पार्टी है लेकिन अभी प्रोसेसिंग में मामला चुनका चल रहा है, उनको अभी मान्यता नहीं मिली, पर पार्टी है। वैसे ही
राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल। कई बार आप देखिएगा दलों की जो मेंबरशिप दी जाती है राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में, वो बदलती भी है। कई दलों के नाम इसमें जुड़ते हैं, कईयों के माइनस होते हैं, और ये इसका एक फॉर्मूला है, वो आप आगे पढ़ेंगे। कितने % वोट किस पार्टी को मिले हैं कितने राज्यों में, इस पर निर्वाचन आयोग तय करता है और ये इनका निर्णय अंतिम होता है। मतदाता जो सूची है या जो पार्टियों को उनके जो दल हैं उनको मान्यता प्रदान करना है या चुनाव चिन्ह या जो अन्य कार्य प्रदान करना है, इस कार्य में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम माना जाता है। ये नॉन चैलेंजेबल है। अगला, चुनाव चिन्ह मैंने जैसे आपसे कहा, इलेक्शन कमीशन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक शुल्क होता है, वो जमा कराएंगे, निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत कराएंगे, उसके बाद वो उसकी जांच परख करेगा। कई मापदंड होते हैं उनके, विसांप्रदायिक तो नहीं है, कहीं संविधान की अवहेलना करने वाला तो नहीं है, कई उनके पैरामीटर्स हैं जिन पर नाप कर तय होता है, और इसके बाद फिर मूल्यांकन के पश्चात निर्वाचन आयोग आपको, आपकी पार्टी को जो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित करता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो अब अगला देखिए, चुनाव प्रक्रिया का संचालन, ये देखिए महत्वपूर्ण है। चुनाव की घोषणा, अधिसूचना जारी करना, अन्य सूचना निकालना, इसके लिए निर्वाचन आयोग अंतिम रूप से अधिकृत संस्था है। चुनाव कब होने हैं, कितने चरणों में होने हैं, अभी आप देख रहे होंगे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। कई पॉलिटिकल पार्टीज पे ऐतराज कर रही हैं कि चुनाव में इतने चरण होने चाहिए, इतने कम हुए, ज़्यादा हुए। ठीक है, आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अधिकृत निर्वाचन आयोग है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देता। हर साल आप देखिए चुनाव के अंदर इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आते हैं, चुनाव का जायजा लेते हैं। कई बार देखिए होता यह है कि सारी शिकायतें गैरवाजिब नहीं होती। ऐसा नहीं कह सकते हम कि पॉलिटिकल पार्टी जो शिकायत कर रही है वो सब गलत है, कई बार वो सही भी होती। तो निर्वाचन आयोग के जो प्रतिनिधि राज्यों में चुनाव के वक्त आते हैं, वो बाकायदा अपनी रिपोर्ट बनाकर निर्वाचन आयोग को पेश करते हैं। फिर उनको रिव्यू किया जाता है, उसके लिए कॉन्फ्रेंस अटेंड की जाती हैं, और फिर ऐसे कुछ परिवर्तन किए जाते हैं कि जो संविधान सम्मत हो और जिससे चुनाव की जो फंक्शनिंग है, निर्वाचन की जो फंक्शनिंग है, वो स्मूथली हो पाए बगैर किसी कंट्रोवर्सी के। और अर्ध न्यायिक कार्य, कौन सी जुडिशियल फंक्शंस, अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, निर्वाचन आयोग कोई न्यायिक संस्था तो है नहीं, कोई न्यायपालिका तो वो है नहीं, लेकिन हाँ कुछ कार्य उसके पास ऐसे हैं कि जो वो न्यायपालिका के नेचर या प्रकृति के हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग उनको अंजाम देता है। वो कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें 2 कार्य महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 103, संविधान का आर्टिकल 103 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है। कई बार ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं। अब क्योंकि चुनाव हो चुका, व्यक्ति जीत चुका, और उसके बाद यदि कोई शिकायत सामने आती है, तो अब क्योंकि उसके पास अब एक विधायक है, एक सांसद होने के कारण कई अधिकार भी हैं, कई छूट हैं उसके पास, संविधान ने दी है। ऐसे मामले में क्या किया जाए? तो ऐसे में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 192 के तहत कि वो भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह मांग सकता है किसी सांसद की अयोग्यता के संदर्भ में। दूसरा, यही चीज अनुच्छेद 192, देखिए अभी मैंने आज जिक्र संसद का किया, अनुच्छेद 192 में यह अधिकार दिया गया है राज्यपाल को कि राज्यपाल को अधिकार है कि वो परामर्श मांग सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस संबंध में ये दोनों जो अनुच्छेद संविधान के हैं, यानी 103 और 192, ये कोई बहुत क्लियर कट फिगर पेश नहीं करते हैं।
इन्होंने एक एंडलेस सी व्यवस्था इसमें रखी है, यानी ओपन एंडेड रखा है इस चीज़ को कि राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग के बीच में कोई अप्रिय स्थिति खड़ी ना हो और दोनों की जो स्वतंत्रता है वो कायम रहे। जैसे समझिए इस चीज़ को कि निर्वाचन आयोग का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, वो एक नॉन पॉलिटिकल इम्पार्शल बॉडी है। और ठीक है, भले ही हम राष्ट्रपति के विषय में कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद एक राजनीतिक पद है। निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में हम ये नहीं कह सकते कि वो एक गैर राजनीतिक पद है, वो एक पॉलिटिकल पोस्ट है। अब यदि यहाँ पर संविधान निर्माता इसको बाध्यकारी निर्देश जारी कर देते तो शायद निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के नियंत्रण में होने की एक स्थिति बन जाती। संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे, तो उन्होंने इस विषय में एक चीज़ छोड़ दी है, वो ये कि इस संदर्भ में कोई क्लियर कट डायरेक्शंस नहीं है। ये राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग के पारस्परिक संबंधों की सदाशीलता पर छोड़ा गया है। धन्यवाद।